हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्थितिज ऊर्जा पर। देखिए ये हमारा अर्थ का एक सतह है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने एक द्रव्यमान को रखा हुआ है, ठीक है, एक वस्तु को रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। अब क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल इस वस्तु पर लगेगा और वह इसके भार के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि अब हम लोगों को इस वस्तु को ऊपर की तरफ उठाना है। तो ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे ये हमारे सामने है, ये रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे हाथों के ऊपर रखा हुआ है। अब हम इसको उठाना चाहते हैं तो कम से कम हमें ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ेगा और यह बल इसके भार के बराबर होगा। समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बल लगाया और यह बल जो है वो ऊपर के दिशा में हमने बल लगाया और यह बल, इसका भार कितना है, mg। तो इस भार के बराबर यह बल हमारा हुआ। अब ये बल जो है ऊपर की तरफ जाएगा, क्या इसका त्वरण होगा क्या? तो जवाब है नहीं, इसका त्वरण नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर बल लगा है उतना ही नीचे बल लगा है। तो हम इसको धीरे धीरे लेके जाना चाहते हैं, हम इसे ऐसे लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि इसमें कोई त्वरण नहीं हो और वेग जो है वो नाम मात्र के बराबर है, 0.000.000.000.000.000.1 मीटर प्रति सेकेंड मान लेते हैं कि वेग है, ना के बराबर वेग है। अब इस वस्तु को हम लोगों ने लिफ्ट किया, लिफ्ट करके हम लोगों ने इस वस्तु को एक ऊंचाई पर हम लोग इसको लेके चले गए। मान लेते हैं इस वस्तु को हम लोगों ने h हाइट ऊपर लेके गया, ठीक है, h हाइट ऊपर हम लोगों ने इस वस्तु को लेके गया। तो क्या आपको लग रहा है क्या कि आपने कुछ कार्य किए हैं क्या? तो जवाब है हाँ, आपने कार्य किया। कैसे? क्योंकि आपने एक तो बल लगाया और दूसरा इस वस्तु का आपने विस्थापन कर दिया। तो बल और विस्थापन दोनों एक साथ साथ हो रहा है और बल और विस्थापन के बीच में जो कोण है, बल भी आपने ऊपर लगाया और विस्थापन भी क्या हुआ, इसका ऊपर ही होगा। तो बल और विस्थापन के जो बीच में जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री के बराबर बन रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आखिर हम लोगों ने कार्य कितना किया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वस्तु का द्रव्यमान, बताइए कितना है? वस्तु का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान m है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। वस्तु पर लगने वाला बल क्या है? लगने वाला बल देखेंगे तो वो हमारा है F बराबर mg, ठीक है, mg है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वस्तु का आप देखिए विस्थापन, वस्तु का विस्थापन कितना है? देखिए तो वस्तु का विस्थापन कितना है? विस्थापन h है, h है, ठीक है, समझ में आया ना? बल के दिशा में h है और बल की दिशा में है। तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना? आपने वस्तु पर कार्य किया है, वस्तु पर किया गया कार्य बताइए तो कितना आपने कार्य किया है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किया गया कार्य। तो देखिए यहाँ पर आपने बल लगाया है F और विस्थापन उसी के दिशा में हुआ है h, तो क्या हो जाएगा F गुने h, ये FH के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये वस्तु पर किया गया कार्य है और वस्तु पर किया गया कार्य ये किसके बराबर हो जाएगा? यही जो आपने कार्य किया, तो जो कार्य करेगा उसका ऊर्जा घटेगा और जिस पर कार्य होगा उसका ऊर्जा बढ़ेगा। तो इस वस्तु की ऊर्जा बढ़ी, लेकिन जब ये यहाँ पर था, जमीन पर था, तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि उसका स्थितिज ऊर्जा जो था वो 0 जूल के बराबर था। लेकिन जब हम लोग इस वस्तु को A बिंदु से B बिंदु तक लेके गए
तो हमने कुछ कार्य किया और वह कार्य इस वस्तु के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वस्तु का स्थितिज ऊर्जा, वस्तु का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, वस्तु का ये क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक, अब तो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वो किसके बराबर आ गया, एफ एच। और एफ किसके बराबर है, एम गुने द्रव्यमान गुने उसका त्वरण mg के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mg एफ की जगह पर h, क्यों, क्योंकि एफ की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया है, mg लिख दिया है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई वस्तु यदि जमीन से h ऊंचाई पर है, ठीक है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर जो है वो होता है। अब देखिए, अब होता क्या है कि यहाँ पर एक कुछ बातें आपको समझनी है। समझनी ये है कि आप देखिए जी यहाँ पर क्या है, त्वरण है। ठीक, यदि हम आपसे बोले कि यहाँ पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, यानी कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो जी का मान कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और उस केस में जो आपका स्थितिज ऊर्जा होगा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी हो जाएगी, m। कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण भी नहीं होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्यों आता है, गुरुत्वीय त्वरण ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर जाने में वो कितना होगा, जी की जगह पर 0 और h कुछ भी आप रखिए, 10 मीटर, द्रव्यमान कुछ भी रखिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, 0 जूल के बराबर आपको कार्य करना पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल है तभी वस्तु पर हम लोग कार्य करें। यदि गुरुत्वाकर्षण बल हो ही नहीं, यानी कि जी का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, समझ में आया, 0 हो जाए तो ये भारहीन हो जाएगा। तो भारहीन हो जाएगा तो ऊपर की तरफ इसको उठाने में क्या कोई हमें बल लगाना पड़ेगा क्या, तो जवाब है नहीं, ऊपर की तरफ इसे उठाने में कोई बल नहीं लगाना पड़ेगा और हम इसे ए बिंदु से बी बिंदु तक बिना कोई बल लगाए हुए लेके चले जाएंगे। तो हम इस वस्तु पर कार्य कितना करेंगे, 0 के बराबर कार्य को करेंगे। तो इस वस्तु का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो भी 0 के बराबर ही होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यदि किसी के पास स्थितिज ऊर्जा है तो सबसे पहले उसके पास 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन जो होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि एक जो आपका फोर्स फील्ड यानी कि जो आपका बल क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र है, तो सबसे पहले बल क्षेत्र का होना जरूरी है। और वो कोई भी बल क्षेत्र हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे आवेश ही है, ठीक है, तो आवेश वाला बल क्षेत्र हो सकता है, या जो मैग्नेट है, ठीक है, समझ में आ जाए, चुंबक है, चुंबक वाला बल क्षेत्र हो सकता है। तो सबसे पहले बल क्षेत्र का होना जरूरी है स्थितिज ऊर्जा के लिए। और दूसरा जो कंडीशन जो सेटिस्फाइड करेगा वो ये है कि बल क्षेत्र के साथ साथ एक और चीजें होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए कि यदि किसी वस्तु का मान लेते हैं कि ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक, तो स्प्रिंग है तो इसका आकार और प्रकृति में यदि हम लोग परिवर्तन करते हैं शेप और साइज में, ठीक, तो आकार में यदि बदल देते हैं, आकार इसका बदल देते हैं, बड़ा है इसको हम लोग छोटा कर देते हैं स्प्रिंग को, ठीक है, चाहे इसकी आकार हो गया चाहे इसकी आकृति होगी, ठीक है, कुछ इसकी आकृति होगी, शेप होगा, उसको हम लोग मतलब तोड़ मोड़ देते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि उसके अंदर ऊर्जा जो है वो हो जाएगा और उस ऊर्जा को भी हम लोग स्थितिज ऊर्जा ही कहेंगे। जैसे इस स्प्रिंग को हम लोगों ने क्या किया, इसका आकार बदल दिया, इसको छोटा कर दिया दबा के, तो क्या इसके अंदर ऊर्जा नहीं आ जाएगा जी, इसके अंदर ऊर्जा आ जाएगा और उस ऊर्जा को हम लोग कहेंगे क्या, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा गोला है, अब इसको चारों तरफ से हम बल लगा रहे हैं, चारों तरफ से बल लगा रहे हैं,
तो चारों तरफ से बल लगा दिया, अब इसका शेप जो है वो पिचिक कर ऐसे हो गया, रबर का गोला है, तो क्या इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हाँ, इसके अंदर भी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्यों आता है? सबसे पहला इसका कारण ये है कि आकार और आकृति के बदलने से भी हो सकता है। आकार और आकृति के दोनों से, आकृति के बदलने से भी हो सकता है, आकृति के बदलने से, ठीक, ये भी हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बदलने से ऐसा संभव है कि वस्तु में क्या क्या आ जाए, स्थितिज ऊर्जा आ जाए। समझ में आ गया? तो हम लोग इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं किसी वस्तु का स्थान, जैसे ए बिंदु पर इसका स्थान है, किसी वस्तु का स्थान में यदि हम परिवर्तन करते हैं और वह वस्तु यदि बल क्षेत्र में है तो उस वस्तु के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, समझ में आ जी? और यदि किसी वस्तु का आकार और आकृति में परिवर्तन करने की वजह से वस्तु के अंदर जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा ले लिया 0 जूल के बराबर। ठीक, मान लेते हैं जो हमारा जमीन है, यहाँ पर कोई वस्तु है और उसका जो द्रव्यमान है वो 10 केजी के बराबर है और उसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। ठीक है, समझ में आ गया? उसकी ऊंचाई 20 मीटर के बराबर है और यह कोई वस्तु है, उसकी ऊंचाई 10 मीटर के बराबर नीचे है। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ पर कोई वस्तु है, तो आपको बताना ये है कि जब इस बिंदु पर है तो यहाँ पर इसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो सूत्र क्या होता है? mgh। तो mgh, और ये वस्तु यहाँ पर भी है, ग्राउंड पर भी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो mgh होता है, तो यहाँ पर mgh, तो m का मान निकालिए 10 kg, g का मान निकालिए 9.8 और 10 भी लिख सकते हैं mg, और h कितना है, कितना ऊंचाई पर है? 20 मीटर की ऊंचाई पर है, तो गुने 20 जूल के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 200 जूल। ठीक, समझ में आ गया? अब ये इस बिंदु पर जब ये जमीन पर होगा तब हम लोगों को क्या निकालना है? इसका स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा? mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसका द्रव्यमान यहाँ पर भी कितना है? 10 केजी है, तो 10 ऊपर जाए या नीचे जाए वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके पोजीशन पर थोड़े बदलता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा। तो m गुने जी का मान कितना हो गया? 10, और h कितना है? क्योंकि वो जस्ट जमीन पर है तो h का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 जूल के बराबर हो जाएगा। h यहाँ पर 0 हो जाता है जमीन के ऊपर। अब देखिए ये क्या है? 10 मीटर नीचे की तरफ। समझ में? यहाँ पर जो विद्युत जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है वो 0, 10 मीटर ये नीचे चला जाए, तो नीचे जाने के वजह से एक बात आप बताइए, इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? तो जवाब है इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। और वो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? क्या करेंगे हम लोग? m, g और h। तो यहाँ पर जब हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो जमीन के नीचे होगा तो द्रव्यमान तो हमारा 10 केजी ही होगा, क्योंकि वो स्थान पर तो निर्भर नहीं करता। 10 केजी हो गया। जी का मान कितना हो गया? 10 हो गया। एच कितना होगा? ये हो जाएगा -10, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर एच की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? -10 लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा? जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -1000 जूल के बराबर इसके पास जब ये कहाँ पर होगा?
ये सी बिंदु पर होगा तो इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा जो है वो होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना है। चलिए आइए अब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में समझते हैं। क्या होता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्या होता है उसको समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यह कोई वस्तु है, ठीक है, यह कोई वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान, कुछ इसका द्रव्यमान हो सकता है, ठीक है, और इसका कुछ द्रव्यमान लेते हैं 10 kg का ये वस्तु है। इसका लोग समझते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, उसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए ये एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान है 10 kg के बराबर, ठीक है, इसका जो गति है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो हाइट है वो 20 मीटर के बराबर इसका हाइट, ठीक है, समझ लीजिए 20 मीटर के बराबर इसका हाइट है। अब हम लोग इस वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा निकालना चाहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वस्तु के पास दो ऊर्जा है। वो कौन कौन सा ऊर्जा है? सबसे पहले इस वस्तु के पास है हमारा गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और इस वस्तु, क्योंकि ये वस्तु जो है वो गति में है तो इसके पास गतिज ऊर्जा है, और यह वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जा इस वस्तु के पास है, स्थितिज ऊर्जा हम लोग लिखेंगे। अब इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आ गया? ये यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर इस वस्तु का यदि हम लोगों को यांत्रिक ऊर्जा निकालना है तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ गुने 1/2 गुने द्रव्यमान गुने, हम लोग क्या कर देते हैं, गति जो होता है वो गति का हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, जोड़। यदि हम लोग स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा m गुने g गुने h, ठीक, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है। ये दोनों ऊर्जा हमारे पास में होता है। तो यहाँ पर इस वस्तु की यदि बात करेंगे तो इसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 1/2 गुने m, m कितना है? 10, ठीक, गुने इसका गति कितना है? 10 गुने 10, ठीक, समझ में? जोड़ mgh, इसका द्रव्यमान कितना है? वो m के बराबर है। g कितना है? g हो गया 9.8 यानी 10 ले लेते हैं mg, और h कितना है? 20 मीटर के बराबर। समझ में आ गया? ये चीजें इतना हो गया। अब आप यहाँ पर इसको कटाते हैं तो 5 हो गया है, तो कितना होगा? ये 500 जोड़ कितना हो जाएगा? 2000, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 2500 जूल के बराबर इसका यांत्रिक ऊर्जा जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जोड़ स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।